अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, लीगल अपडेट्स के इस दूसरे सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 236C और 236K, ये वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे पाकिस्तान की अवामुन्नास, पब्लिक एट लार्ज बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और ख़ास तौर पे हमारे वो शहरी जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त। ज़िंदगी में इंसान घर बनाता है, अपने बच्चों के लिए भी बनाता है, फिर ख़रीदता भी है, कुछ बिज़नेस के लिए भी हैं, कुछ ज़रूरियात के लिए। तो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त हमारे माशरे का बहुत अहम तरीन हिस्सा है। और जब भी कोई पर्सन जायदाद ख़रीदता है पाकिस्तान में, तो दो तरह के टैक्सेस FBR के उसको अट्रैक्ट होते हैं। एक टैक्स ख़रीदार को पड़ता है और एक फ़रोख्त कुनिंदा को पड़ता है। जो टैक्स ख़रीदार परचेज़र को पड़ता है वो 236K है, और जो फ़रोख्त कुनिंदा सेलर को टैक्स पड़ता है वो 236C है। 2022 में 1 जुलाई से पहले जो टैक्स रेशो थी, वो ख़रीदार अगर फाइलर होता था तो 1% पे करता था और नॉन फाइलर होता तो 2% पे करता था। इसी तरह से फ़रोख्त कुनिंदा को कंडीशनल पे करना होता था। क्या कंडीशन थी कि अगर जायदाद का मालिक 4 साल से ज़्यादा का मालिक है, 4 इयर्स उसको हो चुके हैं, तो उसको 236C नहीं लगता था। और अगर 4 साल नहीं गुजरे होते थे तो उसको, अगर फाइलर है तो 1% टैक्स और नॉन फाइलर है तो 2% टैक्स उसको पे करना होता था। चलता रहा सिलसिला, ख़रीदार इस तरह से करते हैं। जो फाइलर होते थे फाइलर का एडवांटेज ले लेते थे, नॉन फाइलर 2% पे कर देते थे। लेकिन 1 जुलाई 2022 से होने वाली अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट हुई, उसके तहत अब जो ख़रीदार है, अगर वो फाइलर है तो वो 2% भरेगा, नॉन फाइलर है तो 7% भरेगा। 236K नॉन फाइलर विल पे 7% और फाइलर जो है वो 2% पे करेगा। इसी तरह से जो फ़रोख्त कुनिंदा है, उसका वो जो 4 साल का टाइम था वो ख़त्म कर दिया गया। टाइम विद रिगार्डलेस ऑफ टाइम, जब भी फ़रोख्त कुनिंदा जायदाद फ़रोख्त करेगा वो टैक्स भरेगा। किस रेशो से भरेगा? जो पहले फाइलर 2%, फाइलर 1% भरता था, फाइलर 2% भरेगा, और नॉन फाइलर जो पहले 2% भरता था अब 4% भरेगा। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट चेंज आई है 236K और 236C में, जिसमें हमारे जायदाद के ख़रीदो फ़रोख्त के जो सारिफीन हैं वो डायरेक्टली मुतासिर होते हैं इससे। और इसने जो हमारी रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है, इसको बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब किया है, क्योंकि थोड़े से मार्जिन पे भी लोग फ़रोख्त कर लिया करते थे कि इस साल प्लॉट लिया, कुछ बचा के फिर फ़रोख्त कर दिया। लेकिन अब उस पर टैक्सेस की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। अलॉन्ग विद एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस टॉपिक के साथ डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब इसको कंडीशन किया गया फाइलर और नॉन फाइलर के साथ। अगर फाइलर है ख़रीदार तो 2% और नॉन फाइलर 7%। डेफिनेटली 5% का डिफरेंस जो है बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर 20 लाख की जायदाद है तो 20 लाख पर 2% बनता है 40,000 और 7% बनता है 1,40,000। और छोटी छोटी जायदादें 20 लाख की मिलती हैं, 5 लाख 4 लाख मरला मामूली बात है। शहरों के अंदर 4-5 मरले का प्लॉट 20 लाख का बन जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए लोग फाइलर होने के लिए कोशिश करते हैं कि फ़ाइलर हो जाएं। तो मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के भी काम आएगी जो हमारे पास मशावरत के लिए आते हैं कि हम फाइलर होने के लिए में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या प्रोसेस होगा। तो मैं इस वीडियो की वसातत से, इस चैप्टर की वसातत से उनको भी थोड़ा गाइड करूँगा
कि देखिए, आप जब फाइलर होने के लिए आएँ तो आप CNIC अपना लेके आएँ, आपके नाम पे अपना जीमेल बनाना चाहिए, आपका अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं आपकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, IRAS FBR पे ई-एनरोलमेंट करने के लिए। क्योंकि जब आपकी एनरोलमेंट ID कार्ड के मुताबिक की जाएगी तो वो एंड पर आकर आपसे एक ईमेल ID मांगेगा और एक मोबाइल नंबर मांगेगा जो आपके होने चाहिए। अब बहुत सारे जो है वो हमारे टैक्स कंसल्टेंट किसी और बंदे का, प्राइवेट का किसी और का दे देते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है। ख़ास तौर पे जब कभी पासवर्ड फॉरगेट हो जाए या कोई और इशू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जितने भी हमारे टैक्स गुजार क्लाइंट्स हैं वो सब अपना ईमेल भी अपना दें और सेल नंबर भी जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो वो देना चाहिए, और वो इसी पे वही नंबर फीड करने के लिए एम्फसिस करें कंसल्टेंट को। सेकंड चीज़ जो है, बहुत सारे दोस्त किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली जो लीगल प्रैक्टिशनर है, एडवोकेट है, टैक्स प्रैक्टिशनर है, वो प्रॉपर अपना काम करता है, उसने अपनी कंसल्टेशन फ़ीस लेनी होती है। लेकिन हमारे दोस्त इस मौके पर कुछ सेविंग के चक्कर में होते हैं कि कुछ सस्ता काम हो जाए, और मोस्टली ऐसा होता है। सस्ता काम कौन करेगा? कोई जुगाड़ी करेगा जो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर है, टाइपिंग करता है, कंपोजिंग करता है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करने वाले दोस्त हैं हमारे मार्केट में बहुत सारे बैठे होते हैं। वो जानते हैं कि IRAS खोलते हैं, उसमें जाके NTN बनाना होता है, NTN बना लेते हैं, उसके बाद वो सारा कुछ आपकी आमदन, आपके अखराजात, आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी रिस्क, एवरीथिंग को ज़ीरो करके, बैलेंस आपका ज़ीरो करके बैलेंस शीट बना के और सबको नील करके भेज देते हैं और आप फाइलर होके अपना बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आपको FBR की तरफ से नोटिस आता है और आपको उसके ऑडिट में जाकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न में 3 इम्पोर्टेंट पोर्शन है। पहले है आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपके रिसोर्सेज, कि आप करते क्या हैं, आप जॉब करते हैं, कितनी आपकी सैलरी है, आप बिज़नेस करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपकी ज़राई आमदन है, जायदाद से ज़राई आमदन कमाते हैं, आप साल का कितना आपका ज़राई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आप कोई ब्रोकरी करते हैं, आप कमीशन एजेंट हैं, आप दर्जी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, लॉट ऑफ टाइप ऑफ बिजनेसेस, आप फॉरेन इनकम है, आप बैरून मुल्क नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं, किस नेचर की इनकम है, नेचर ऑफ इनकम क्या और कितनी इनकम है। पहला पोर्शन आपका ये है जो आपने दिखाना है। दूसरा पोर्शन जो है आपका एसेट और लाइबिलिटीज़ का है। एसेट्स कहते हैं असासों को, कि आपके पास असासे क्या हैं, विरासत के ज़रिए कोई जायदाद आपको मिली है, माँ बाप के ज़रिए, माँ बाप ने आपको जायदाद विरासत में आपको आई, प्लॉट है, दुकान है, मकान है, ज़राई रकबा है, कमर्शियल रकबा है, फैक्ट्री है, जो जायदाद भी है, इसके साथ साथ गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, या आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, कब परचेज़ की, कितने की परचेज़ की, कौन से मौजे में है, कौन से शहर में है, कौन से ज़िला में है, कितने की परचेज़ की, आपके हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपके पास पर्सनल आइटम क्या है, आपके पास कैश इन हैंड क्या है, आपके अदर बिलोंगिंग्स क्या है, आपके पास प्राइस बॉन्ड क्या है, आपके पास गोल्ड क्या है, आपके पास जो अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है वो आपने दिखानी है कि आपने कर्ज़ा लिया हुआ है बैंक से, कोई मॉर्गेज कराई हुई है आपने, कोई आपने जो है वो अपनी सालाना एन्युटी पे करते हैं, कोई आपने वहाँ पर इंश्योरेंस कराई है या कोई और चीज़, जो भी आपकी है व्हाट्सएवर आपकी एसेट और लाइबिलिटीज़ है वो सब आपकी वो उस हिस्से का लाजमी जो है वो एंट्री होना ज़रूरी है। और आखिरी पोर्शन आपके एक्सपेंडिचर का है, आपके अखराजात का है, कि आपके एक्सपेंडिचर क्या हैं, आपके घर के अखराजात जिसमें बच्चों के अखराजात हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, आपके वाटर एक्सपेंसेस हैं, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, फैमिली है, गैदरिंग है, क्लब है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका हिस्सा बनती हैं। और इन तीनों को एंड में जाकर जब हम इसको रिकनसाइल करते हैं, रिकन्सिलिएशन करते हैं, तो तब जाकर आपकी बैलेंस शीट बनती है। लेकिन ये आम टेक्निकल जो लोग नहीं होते, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, वो कहते हैं कि सब कुछ ज़ीरो करके और उसका आपका करके दे देते हैं। अब हम बतौर कंसल्टेंट जब हमारे पास दोस्त आते हैं, हम उन जो चीज़ें रिक्वायर करते हैं कि आप बिजली के बिल अपने लेकर आएँ, आपने जो है वो किरायानामा लेकर आएँ, आप अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप लेकर आएँ। कहते हैं हम तो फ़लाँ के पास गए तो उसने कुछ नहीं लिया, ID कार्ड लिया और उसने ठका ठक करके फ़लाँ बंदे को फाइनल कर दिया, कुछ भी नहीं लिया।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। लेट्स सपोज आपने एक अगले साल 50 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है, आज आप एक जुगाड़ी पास गए हैं और उसने आपको सब कुछ ज़ीरो करके फाइलर कर दिया है। तो जब एफबीआर के ऑडिट में आप जाएंगे तो आप क्या वहाँ पर दिखाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, आपने कैसे कमाया, क्या लिया, कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से ये हमेशा अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कराएं। तो एक्सपेंडिचर के हवाले से एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो फिर आपके डबल एक्सपेंसेस शो होंगे। एक आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, दूसरा आपके बिजनेस एक्सपेंस हैं कि आपने रेंट पे जगह ली है, अपनी जगह है, किराया कितना है, आपके बिजली का बिल कितना है, मुलाजमीन कितने हैं, एंटरटेनमेंट अखराजात कितने हैं, फ्रेट कितना है, आपके जो है वो जो आपने वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो कितने हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो मिलाकर फिर ये चीज़ें बनती हैं। तो टैक्स रिटर्न के हवाले से अगर आप फाइलर होना चाहते हैं और एडवांटेजेस हासिल करना चाहते हैं, और ये जो 5% का डिफरेंस है, ये 2% का डिफरेंस है, आप सेव करना चाहते हैं, तो प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से हमेशा डिस्कस करके अपनी चीज़ों को करें, ताकि आने वाले वक्त में जब आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आए और आपको ऑडिट के लिए बुलाया जाए तो फिर किसी परेशानी का सामना करने के बजाय आपकी जब प्रॉपर लेजर बना होगा, तमाम चीज़ें प्रॉपर होंगी, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और आज की वीडियो उम्मीद है कि बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त हमारे माशरे का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई अपने लिए ख़रीद करता है, कोई बच्चों के लिए ख़रीद करता है, कुछ फ्यूचर सेविंग के लिए करते हैं कि फिर फ्यूचर में जो है वो किसी को प्रॉपर्टी आगे पीछे करके बंदा कोई और काम कर लेता है। या एक और चीज़ जो हमारे माशरे में आजकल बहुत अहम तेज़ी से जो है वो रुझान पकड़ता जा रहा है कि जब आप किसी अपने बच्चा बच्ची की रिश्ता करते हैं तो फिर बेटे वालों से जो पहली डिमांड आती है कि बच्ची के नाम 5 मरले 10 मरले ज़मीन करा दें, ट्रांसफ़र करा दें, तो उस सिलसिला में भी आपको कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन इस अहम हिस्से को इंजॉय आप उस वक्त करेंगे जब पूरी चीज़ें लीगली और टेक्निकली आपकी दुरुस्त होंगी। आप टैक्स भी सेव करना चाहते हैं और परेशानी से भी बचना चाहते हैं, तो फिर आप किसी प्रॉपर लीगल कंसल्टेंट से अपना मशवरा करने के बाद ही फाइलर होने के लिए आप प्रोसीड कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।